नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज बात करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी ने लिए नए संकल्प, पारित हुए कई अहम प्रस्ताव, किन मायनों में खास रही ये बैठक, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं रोटी रोटी को मोहताज पाकिस्तानी पीएम अब चाहते हैं भारत से बेहतर संबंध, क्या है इसके मायने, इस पर भी बात होगी। G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक पुणे में संपन्न हो गई। इस बैठक में क्या कुछ रहा विशेष, इसकी चर्चा करेंगे। बताएंगे कि कब तक जारी रहेगा सर्दी का ऐसा ही सितम। दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी ने दिया पार्टी और संगठन की मजबूती का मंत्र। कहा, बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन भर नहीं, ये सामाजिक आंदोलन भी। चुनाव में 400 दिन का समय बचने के साथ ही संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ जुड़ने का दिया सुझाव। बीजेपी की बैठक में जून 2024 तक बढ़ाया गया पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से लगी मुहर। अमित शाह ने की नड्डा के कार्यकाल की सराहना। कहा, 2024 में हासिल करेंगे और बड़ी जीत। कई प्रस्ताव हुए पास। विदेश मंत्री ने रखा विदेश नीति और G20 पर वक्तव्य। पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया वैश्विक आतंकी। संयुक्त राष्ट्र के फैसले का भारत ने किया स्वागत। कहा, इस तरह के फैसलों से आतंकवाद के खिलाफ मिलेगी प्रभावी मदद। रोटी रोटी के लिए मोहताज पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, उनके देश ने भारत के साथ 3 जंग में मिली हार से सीखा है सबक। कहा, इससे मिली है गरीबी और बेरोजगारी। भारत ने लगाई बातचीत की गुहार। G20 की बैठकों का दौर जारी। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने किया मंथन। भोपाल में G20 बैठक के आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण सत्रों में हुई चर्चा। G20 के शेरपा ट्रैक के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कल से तिरुवनंतपुरम में। राजधानी दिल्ली के कंझावला में युवती को कार के नीचे घसीटे जाने के मामले में पुलिस ने जोड़ी हत्या की धारा 302। जांच के बाद पुलिस ने किया फैसला। हत्या के जुर्म में उम्र कैद और मौत की सजा का है प्रावधान। कोविड वैक्सीन पर मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खारिज। कहा, इन वैक्सीन का कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं। न्यूज रिपोर्ट को बताया भ्रामक जानकारी पर आधारित। और कल से हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही है 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। चोटिल श्रेयस अय्यर श्रृंखला से हुए बाहर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें सभी को इंतजार था पीएम मोदी के संबोधन का। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी का संबोधन इन मायनों में खास रहा कि उन्होंने न सिर्फ पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को नए संकल्पों के साथ भविष्य की राह दिखाई, बल्कि यह आह्वान भी किया कि पार्टी कार्यकर्ता देश और समाज की सच्ची सेवा में जुटें, सिर्फ वोट जुटाने के बारे में ना सोचें। अमृतकाल को विकास काल में तब्दील करने के लिए प्राणपण से जुटे लोग। 2 दिन तक चली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन से जुड़े तमाम मसलों पर मंथन हुआ। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पार्टी को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया, तो साथ ही सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कमर कसने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है और हमें अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारत की विकास गाथा में लगाए। पीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन भी है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। पीएम ने पार्टी के लिए कई अहम सुझाव पेश किए, जिसमें बीजेपी के मोर्चों के कार्यक्रम सीमावर्ती इलाकों में करने, आकांक्षी जिलों के विकास में बीजेपी कार्यकर्ता की भूमिका बढ़ाने और आकांक्षी जिलों में कार्य गति से होने पर जोर दिया। पीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हमारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करे। पीएम ने धरती माता की पुकार सुनने और प्राकृतिक खेती जैसे कदम अपनाने को कहा। पीएम ने यह भी कहा कि 18 से 25 आयु वर्ग के लोगों ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है, इसलिए इन युवाओं में जागृति तैयार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में 400 दिन का समय बचा है, इसलिए हमें संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ जुड़ना है। उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम ये बॉर्डर विलेजेस में हो। हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संबोधन न केवल नेताओं के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाला था। शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई अहम प्रस्तावों और नए संकल्पों के साथ आज समाप्त हो गई। ये 2 दिन चली। कार्यकारिणी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया। बैठक में पार्टी ने कई राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पास किए। इन प्रस्तावों में पीएम मोदी की अगुवाई में देश के निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ने और देश के वंचित तबकों की सेवा करने का जिक्र तो हुआ ही, पार्टी और पीएम मोदी की छवि खराब करने की नीयत से किए जा रहे दुष्प्रचार पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया गया। 2 दिन की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे बड़ा फैसला हुआ अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का। पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने जून 2024 तक नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। अमित शाह ने जेपी नड्डा के कार्यकाल की सराहना की और कहा कि उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा चुनाव हुए, जिसमें 72 से ज्यादा जगह चुनाव जीते हैं। अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से लोकसभा प्रवास योजना के तहत जुटने को कहा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। बैठक में पार्टी ने राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में बताया गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत 2014 में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज यूके को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले जो नीतियां बनाई जाती थीं वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती थीं, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 को लेकर अपना वक्तव्य दिया, तो साथ ही गरीब कल्याण पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने वक्तव्य पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विश्वास है कि G20 का अध्यक्षता केवल उनका व्यक्तिगत या भारत सरकार का भूमिका नहीं, पूरा देश का ये एक अवसर बनता है। और जो थीम बनी है वासुदैव कुटुंबकम, कि दुनिया भर की जितनी मुद्दे हैं, जितने समस्याएं हैं, हम सब उसको मिलकर मुकाबला करें। 8 वर्ष पहले जब भाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को समर्पित सरकार होगी। और आज 8 वर्ष के बाद यदि हम देखें तो गांव को, गरीब को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। कुल मिलाकर बीजेपी की 2 दिन की ये बैठक न केवल संगठन के लिहाज से अहम रही, बल्कि उसने विरोधियों को भी साफ कर दिया है कि वो 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी का जोर बूथ की मजबूती और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की है। शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Langon pe Spartaldan pe gyal kapi Sondo soso jani serce na sosyas peski tali Rikshum chos luk soso inna kyagar yulir gyudzin Gel Capucento Spartaldan perewai Ladami maskuni Shminga solvamos lami Kyagara me geldar Tuz gyumstan polusi Rita
Richard Sadar Dundes beji kyuri Kya gara me galdan Tus dunes dan polusi Richard Sadar Dundes beji kyuri ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में और खबरों के सफर को बहाल करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के हाल बेहाल हैं। जनता रोटी रोटी के लिए तरस रही है और पाकिस्तानी हुक्मरानों को शायद अब यह बात समझ में आ रही है कि भारत से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अब साफ कह रहे हैं कि उनके देश ने 3 जंगों में मिली भारत से हार से सबक सीख लिया है और अब वो भारत के साथ शांति चाहते हैं। 3 बार मुंह की खाया, अब पाकिस्तान होश में आया। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty. जब रोटी ने सताया तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. कहते हैं ना कि गुर्बत की आग में हेकड़ी, हैसियत और हरकतें सब जलकर खाक हो जाती हैं। अपनी ही आवाम की चीखें जब बद्दुआओं में तब्दील होती हैं तो वही होता है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ हो रहा है। पूरी दुनिया में आतंक को ही अपनी विदेश नीति बनाकर पैसे बटोरने की फितरत अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब मदद की चादर लेकर यूएई दौरे पर गए तो वहां एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने शांति का वो राग अलापा जो उनकी बदहाली का मरसिया है। रोटी रोटी को मोहताज पाकिस्तान अब कह रहा है कि उसने सबक सीख लिया है और अब भारत से शांति चाहता है। शहबाज शरीफ की जुबान में आई इस शराफत का कारण भी जानना बेहद जरूरी है और पाकिस्तान की तबाही की गवाही आंकड़ों से बेहतर कोई और नहीं दे सकता। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 229.07 पाकिस्तानी रुपए है। 2023-24 में पाकिस्तान को करीब 20 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। आईएमएफ ने शर्तें ना मानने पर पिछले महीने पाकिस्तान की 1.2 अरब डॉलर की किस्त रोक दी थी। अगले 3 वर्षों में हर साल पाकिस्तान को करीब 70 अरब बिलियन डॉलर कर्जदाताओं को लौटाने हैं। पिछले 3 महीने में ही पाकिस्तान ने विदेशों से 5 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। वैसे अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय आतंक व्यवस्था को गले लगाने की पाकिस्तान की इस नीति को लेकर भारत कई बार उसे चेता चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 साल पहले ही पाकिस्तान को उसकी औकात बता चुके थे। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर। हालांकि तमाम चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान नहीं सुधरा और अब नतीजा दुनिया के सामने है। आलम ये कि पाकिस्तान में इस समय ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही सरकारी खजाने में इतने पैसे कि वो अपनी आवाम को जिंदगी जीने के लिए बुनियादी जरूरतें मुहैया करा सके। हालात इतने खराब हो चले हैं कि सरकारी खजाना पूरी तरह से साफ हो चुका है और लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी एक दूसरे को मार रहे हैं।
पाकिस्तान के हालात पर गौर करें तो प्याज 220 रुपए किलो, आटा 150 रुपए प्रति किलो, दाल 205 रुपए प्रति किलो, दूध 110 से 160 रुपए लीटर, चिकन 383 रुपए 50 पैसे प्रति किलो तक जा पहुंचा है। इन सब के बीच पाकिस्तान बिजली संकट से भी जूझ रहा है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में घंटों बिजली की कटौती हो रही है, तो वहीं छोटे शहरों और गांव में कुछ ही घंटों के लिए बिजली आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान की शरीफ सरकार घरेलू मोर्चे पर घुटनों पर आ गई है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी फजीहतों का ताजिया निकलना जारी है। अब तो संयुक्त राष्ट्र में चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। चीन के समर्थन से पाकिस्तान 26 से 11 हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मक्की को बचाता रहा, लेकिन इस बार चीन ने भी अपने हाथ खींच लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस फैसले को भारत के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारत ने फैसले का स्वागत किया है। Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure in the region. हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आतंकी समर्थित नीति से बेइज्जत होने वाला पाकिस्तान अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है, और उसे भी पता है कि इस समय हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार है। इसलिए अब उसके पास भारत के सामने शांति की गुहार लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। पाकिस्तानी मीडिया भी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के गुण गा रहा है, तो हुक्मरान शांति की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी पाकिस्तान के हालात और किस तरह से शहबाज शरीफ अब शांति की गुहार लगा रहे हैं, देखा जा सकता है। और समूह 20 के देशों की G20 जो देश है, उनकी अध्यक्षता इस समय भारत के पास है, और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक पुणे में संपन्न हो गई, तो भोपाल में आखिरी दिन आज भी कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक बुधवार से 20 तारीख तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। बुनियादी ढांचे पर G20 परिषद कार्य समूह की पहली बैठक पुणे में संपन्न हो गई। बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने मंथन किया। प्रतिनिधियों ने समावेशी परिवर्तनों को अंगीकार करने में सक्षम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भविष्य के शहरों को वित्तीय मदद के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके साथ ही निजी क्षेत्र से वित्त आकर्षित करने के लिए क्षमता निर्माण पर चर्चा की गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि एशियाई विकास बैंक शहरी क्षेत्रों के लिए क्षमता निर्माण उपायों के लिए एक रूपरेखा विकसित कर रहा है। In the afternoon, we went to Pune University, where the workshop was organized by the Asian Development Bank. The workshop was focused on attracting private finance for infrastructure development in urban cities. The idea of having that workshop is to get inputs into the main theme that we are working on. So they deliberated on various financing models that are successful across the globe. They gave successful examples from different countries like US, about Mexico's successful municipal bond program. So that was very helpful. मध्य प्रदेश के भोपाल में G20 बैठक के आखिरी दिन आज भी कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। 2 दिन की बैठक में दुनिया के तमाम देशों के मंत्री और विषय विशेषज्ञ पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन के संबंध में विचार विमर्श किया। पहले 2 प्लेनरी सेशन, एक राउंड टेबल बैठक और एक वैलिडिटी सेशन तय किया गया है। इस 2 दिवसीय बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन पर देश विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया गया। G20 बैठक में आए प्रतिभागी मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और खान पान से भी परिचित हुए। सबसे पहला मुद्दा यही था कि जिस लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं उसमें इंडिविजुअल पैरामीटर्स, इंडिविजुअल सोच और उससे संबंधित मुद्दों पर लाइफ में हम बिहेवियरल चेंज कैसा लेके आ सकते हैं, उसकी एक बड़ी चर्चा हुई।
दूसरा, जो हमारे आपसी पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, उन सब देशों की जो वित्तीय आवश्यकता है उनको हम किस ढंग से G20 के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, हम लोग क्या सोच सकते हैं जिसके माध्यम से वो इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। G20 भारत स्वास्थ्य G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक बुधवार से 20 तारीख तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। इस दौरान भारत कोविड महामारी से लड़ाई के लिए प्रौद्योगिकी पर ट्रिप्स यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के पक्षों से छूट दिए जाने पर सहमत बनाने पर जोर देगा। With respect to multiple activities which are happening with the G20, health has taken its prime place or the primacy because of the fact that world at large has understood that without a sustainable health framework, it would definitely be impossible for even to have the required economic stability. हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आने वाले मेहमान अगले 3 दिनों तक गॉड ओन कंट्री में यहाँ की खान पान और संस्कृति से तो रूबरू होंगे ही, साथ ही मेडिकल ट्रैवल वैल्यू के तहत आने वाले पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक पहलुओं से भी अवगत होंगे। G20 नए विचारों पर आगे बढ़ने और सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। G20 के कई लक्ष्यों में एक लक्ष्य सतत विकास को भी हासिल करना है, जिसे लेकर बैठकों के माध्यम से मंथन जारी है। ब्यूरो इनपुट के साथ पुणे से मेघना, भोपाल से अजीत द्विवेदी और तिरुवनंतपुरम से नितेन सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और दुनिया का सबसे लंबा और आकर्षक नदी क्रूज गंगा विलास अब धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। यह लग्जरी क्रूज गाजीपुर के बाद पटना पहुंच चुका है, जहां पर्यटकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी से रवाना हुआ रिवर क्रूज MV गंगा विलास सोमवार शाम को बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया। मंगलवार को इस पर सवार विदेशी सैलानियों ने नगर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। सुबह पर्यटक पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। वहां पहुंचने पर पाटलिपुत्र के सांसद राम कृपाल यादव और पटना की मेयर सीता साहू सहित स्थानीय नागरिकों ने पर्यटकों का फूल मालाओं से स्वागत किया। I would like to suggest to every tourist to come here and enjoy the beautiful time, the very happy, welcoming and warm people of India, and it's an amazing experience you can get only in here. It's something unique, and I would like to really recommend everybody to come here. Yeah, it's so an emotional land, and I feel so good here, and it touches my heart every day. गंगा विलास पर सवार विदेशी सैलानियों ने मंगलवार को पटना के ऐतिहासिक गोलघर का भी भ्रमण किया। गोलघर का भ्रमण करने के बाद सैलानी खुश दिखे और पटना के लोगों की तारीफ की। A lot of people, it's very warm welcome. It's great. गंगा विलास के विदेशी सैलानियों ने पटना स्थित बिहार म्यूजियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उन्होंने संग्रहालय में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को भी देखा। पटना के बाद क्रूज ने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मुस्तैद तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सेफ्टी से उस क्रूज को पहुंचाया जाए और फिर आगे ये बढ़ेगा डिब्रूगढ़, जो कि 52 या 54 डेज का इसकी यात्रा है। MV गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर से अधिक की ऐतिहासिक यात्रा पर निकला है और इस दौरान पर्यटकों को भारत की सांस्कृतिक धरोहर देखने को मिलेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तपस भट्टाचार्य और चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज। और राजधानी दिल्ली के कंझावला में कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारने और फिर उसे घसीटे जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या का केस जोड़ दिया गया है। हत्या के जुर्म में उम्र कैद या फिर मौत की सजा का प्रावधान है। हत्या की धारा जोड़ने के साथ ही पुलिस ने पीड़ित के परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का रुख किया है। पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, जिससे जल्द से जल्द पीड़िता के परिवार वालों को मुआवजा मिल सके। और अब बात मौसम की। समूचा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखा जा सकता है और उसके असर से ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। दिल्ली
न्यूनतम तापमान 2.4। सीकर न्यूनतम तापमान -4.5। मैदानी इलाकों में पहाड़ों सी ठंड। मैदानी इलाकों में दांत कटकटाने वाली और शरीर को कंपाने वाली ठंड का दौर जारी है। आलम यह है कि लोग खुद को इससे बचाने के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं। इनकी मदद के लिए प्रशासन भी कमर कसकर तैयार है और जगह जगह अलाव और रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। राजस्थान के चूरू में तो न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं कोहरे के कारण ट्रेन और हवाई यातायात के प्रभावित होने का सिलसिला भी जारी है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 15 रेलगाड़ियां देर से चलीं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिक जानकारी देते हुए कहा कि अभी 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। जो टेम्परेचर है, जैसे नौगांव का 2 है, ग्वालियर का 3 है, सतना में भी 3 आया है, खजुराहो में भी लगभग 3 आया है, दतिया में 2.5 आया है। तो कल परसों में लगभग टेम्परेचर लगभग ऐसी रहेंगे। इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कल से एक्टिव जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में 2-3 दिन बाद फिर बादल वगैरह आ जाएंगे, उससे फिर टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। धर्म नगरी प्रयागराज में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं लखनऊ में कई दिनों की छुट्टी के बाद स्कूलों को खोला गया। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए प्रशासन की ओर से अवकाश घोषित किया गया था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ उर्मिलेश और तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक समाचार पत्र की हालिया मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सीडीएसओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने आरटीआई के जवाब में कोविड-19 टीकों के कई दुष्प्रभावों को स्वीकार किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट गलत सूचना प्रदान करती है। एक आरटीआई के जवाब में आईसीएमआर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोग नियंत्रण केंद्र और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार की प्रतिष्ठित वेबसाइटों के लिंक प्रदान किए गए हैं, जहां विभिन्न कोविड-19 टीकों पर विभिन्न वैश्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड टीकों के मामले को भी अन्य सभी टीकों की तरह हल्के लक्षण दिखाई दिए, जिसमें दर्द, सर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, अस्वस्थता, पायरेक्सिया, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द आदि लक्षण शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक शोध अध्ययनों से पता चला है कि कोविड-19 टीकाकरण ने अस्पताल में भर्ती होने और कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों को रोककर रोग की गंभीरता को कम करने में मदद की है और टीकों के लाभ किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से कहीं अधिक है। भारत ने NTAGI यानी टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने समय समय पर भारत में उपयोग किए जाने वाले कोविड-19 टीकों के लाभों और दुष्प्रभावों की समीक्षा की है और उपरोक्त निष्कर्षों का समर्थन किया है। और ऐसे में जो अखबार की खबर है वो भ्रामक है और गलत सूचना के आधार पर छापी गई है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, जिसमें आज कई सारे संकल्प लिए गए, कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए और आज का हमारा विशेष भी यही है। हमारा विशेष है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पीएम मोदी के मंत्र। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पीएम मोदी के मंत्र, क्योंकि पीएम मोदी ने इसमें तमाम मंत्र अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को दिए और न सिर्फ साफ तौर पर कहा कि उनको जन जन तक जाना चाहिए, सीमावर्ती इलाकों तक जाना चाहिए, बल्कि यह भी साफ साफ जोड़ा कि सिर्फ वोट के लिए लोगों के पास न जाएं, बल्कि सच्चे हृदय से, दिल से लोगों की सेवा करें। तो कुल मिलाकर एक बार कहीं ना कहीं कहा कि ये एक सामाजिक संगठन है बीजेपी, सिर्फ राजनीतिक मायने इसके ना निकाले कार्यकर्ता और लोगों के बीच में जाए, उनकी सेवा करें। आकांक्षी जिलों की भी बात उन्होंने कहा सीमावर्ती इलाकों में जाए, आकांक्षी जिलों में अपनी भूमिका निभाएं कार्यकर्ता। तो एक तरह से पहली बार इस तरह से हुआ है जब कोई राजनीतिक दल सामाजिक कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो ये रहा आज का हमारा विशेष, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पीएम मोदी के मंत्र, और इस पर हम अपनी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनीत त्यागी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। उसके अलावा डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस की प्रवक्ता है ये। और डॉक्टर शेखर अय्यर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर साहब, बहुत स्वागत है आपका। पूजा त्रिपाठी, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करें, और जिस तरह से आपने देखा कि जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं बीजेपी के, उसमें साफ तौर पर कहा कि कई सारे दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई, बार बार नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई पार्टी के, और खास तौर पर पीएम मोदी को टारगेट करने की कोशिश की गई। तमाम जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को साफ किया। तो आपको लगता है कि जब बात एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की होती है, जब बात हो रही है कि अमृतकाल में देश में कर्तव्य काल में बदलना है, ऐसे में एक कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें आ रही है सामने, वो ये कहती हैं कि जो लाइन है उसको लंबी किया जाए, मिटाने के बजाय। निखिल जी, अगर अमृत काल को कर्तव्य काल में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने कही है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। पर प्रधानमंत्री जी कब अपने कर्तव्य पे, प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं और 9 राज्यों के चुनाव का बिगुल बजाते हैं। आज ही एक पैनलिस्ट मुझसे ये कह रहे थे कि ये जो रोड शो था ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए था। कल ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो गरीबों और अमीरों के बीच खाई है वो ऑब्सीन है, अश्लील है, वल्गर है। इसमें बताया गया कि 1% अमीरों के पास देश में 40% की संपत्ति है। कोरोना काल में एक 66% अरबपति इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे जो 2018 में भूख से त्रस्त 19 करोड़ लोग थे, 2022 में 35 करोड़ लोग भूख से त्रस्त हैं। ये सारी बातें लेकर जनता के बीच में जाइए ना, यही तो बात उठ रही है कि इसमें नए नैरेटिव गढ़ना, ये राफेल की बात करना, डीमोनेटाइजेशन की बात करना, जिसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट चीजों को दुरुस्त कर रहा है। तो ये इसके बजाय ये सब चीजें जनता के बीच में लेकर जाइए ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि लाइन को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, लाइन मिटाने की कोशिश क्यों कर रही है? लाइन मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? आज जब हम भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ ले जा रहे हैं तो हम सिर्फ जन मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम विपक्ष पे, हम सत्ता पे कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जन मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम वहां पे किसानों से मिलते हैं, वहां पे आशा वर्कर्स से मिलते हैं, हम वहां मछुआरों से मिलते हैं, उन डॉक्टर्स से मिलते हैं जो बॉन्ड का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वेटरन से मिलते हैं, सभी से मिलते हैं। और ये जन मुद्दों की बात है, वहां महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, तो कौन लाइन मिटाने की बात कर रहा है?
सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम बिल्कुल सही तरीके से निभा रहे राफेल हैं। पर कोर्ट जाना पड़ा, ईडी की छापेमारी पर कोर्ट जाना पड़ा, उसके साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा पर जाना पड़ा, जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके आरक्षण पर कोर्ट जाना पड़ा। तमाम सारे मुद्दे हैं जहां पर कोर्ट में गए, डीमोनेटाइजेशन पर कोर्ट में जाना पड़ा। बात तो वही हो रही है कि आखिर इस तरह का जो आप प्रचार की बात कर रही हैं, क्यों पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले, क्यों पार्टी के एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी पर हम व्यक्तिगत हमले नहीं कर रहे, हम प्रधानमंत्री पद को उनके कर्तव्य याद दिला रहे हैं। आज वो एक रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री जी। चलिए अब इसका जवाब बीजेपी से ले लेंगे कि क्या वो ये स्थिति सही है? विनीत त्यागी जी, ये कांग्रेस के लोग आपको कर्तव्य याद दिला रहे हैं, पीएम मोदी को कर्तव्य याद दिला रहे हैं, जबकि पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि रोज उनको भर भर कर गालियां दी जा रही हैं। देखिए निखिल जी, कांग्रेस खुद कंफ्यूज है, और स्पेशली इस यात्रा को लेके। क्यों, मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं कि वो नफरत को मिटाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, फिर उनका बीच में बयान आता है कि मैं पूरे देश में घूम के आया, कहीं नफरत ही नहीं है। अभी पूजा जी ने कहा कि हम ना तो सरकार के विरुद्ध इस यात्रा को कर रहे हैं, ना आक्रमण कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं सरकार की। और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पास केवल और केवल तो एक ही मुद्दा है, उन्हें मोदी जी और आरएसएस को गाली देना है। उसके अलावा मुद्दा क्या है इनके पास? अगर इनके पास कोई मुद्दा होता तो इस यात्रा को उस मुद्दे को लेकर निकलते ना, उस मुद्दे को जनता के सामने रखते प्रखरता के साथ। लेकिन आप देखेंगे, पूछेंगे यात्रा क्यों कर रहे हैं, कहेंगे नफरत के बाजार में हम प्यार बांटने आए हैं। मुद्दा नहीं है साहब। 8 साल में मोदी सरकार ने जो इस देश में काम किया है, उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से जहां भी ये जाते हैं चुनाव लड़ने, वहां जनता इनको और ज्यादा बुरी तरीके से हरा देती है। तो आपका जवाब क्या है इस पर? मुद्दा तो इनके पास नहीं है, आप लोग किस तरह से नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? देखिए निखिल जी, संकल्प एक ही है। संकल्प है इस भारत को आगे ले जाना, इस भारत के एक एक जन को, 130 करोड़ जनता को आगे ले जाना, सुदृढ़ करना, जो हम 2014 से अब तक कर भी रहे हैं। आप आर्थिक विकास देखिए देश का, किस तरह से मोदी जी ने संस्कृति के संवाहक बन के काम किया है, आप उसको देखिए। किस तरीके से हमें हमारे बॉर्डर्स को मजबूत करने की, देश की सुरक्षा को बढ़ाने का काम मोदी जी ने इस 8 साल में किया है, आप उसको देखिए। जैसे अभी ये मुद्दे गिना रही है, मैं अभी 2014 से अब का कंपैरिजन करके बताऊंगा, फिर इनको तिलमिलाहट होगी। किस तरीके से हमें फ्रेजाइल 5, सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में रखा गया था 2012-13 में, और किस तरह से आज भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन के आई है। किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हम कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। 2 मोबाइल बनाने की फैक्ट्री यहां थी, हम पूरे विश्व के दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर मोबाइल फोन के थे 2014 में, आज भी हैं। लेकिन आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है मोबाइल फोन का। भारत में जो मोबाइल फोन यूज होते हैं, 95% मोबाइल फोन आज भारत में बनते हैं। यह काम मोदी जी ने करके दिखाया है। इस तरह आप देखेंगे, अब आईएमएफ को देखिए, आईएमएफ ने क्या टिप्पणी की है भारत के ऊपर। वैसे तो सब पे इल्जाम लगा देंगे निखिल जी, आपके ऊपर भी लगा देंगे, अभी कह देंगे मीडिया भी है और कोर्ट भी बिकी हुई है, मीडिया भी बिकी हुई है, सब कुछ बिका हुआ है। आईएमएफ के चीफ ने क्या कहा, एमडी ने क्या कहा है कि पूरे विश्व में एक आर्थिक अंधकार नजर आता है, उसमें जो एक ब्राइट स्पॉट है, वो ब्राइट स्पॉट कौन है? वो भारत है। और वो क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, कुछ मुद्दा ना होने की वजह से, और राहुल गांधी जी के गिरते हुए, खत्म होते हुए राजनीतिक करियर की वजह से ये लोग ये सब करके देख रहे हैं। लेकिन ये रीलॉन्चिंग का एक जो अटेम्प्ट राहुल गांधी जी का इन्होंने किया है, वो पुनः पूर्णतः विफल होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। चलिए, ये इस पर जवाब लेंगे हम डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से, लेकिन उससे पहले हम शेखर अय्यर के पास आएंगे। शेखर अय्यर, जब बात नए संकल्पों को सिद्ध करने की होती है, जब बात विकास के पथ पर आगे जाने की होती है, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ कदमताल करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो एक रूपता है वो नहीं दिखाई देती है? मुद्दों पर जनता के बीच में जाना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना तो ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमले हैं या इस तरह की जो बातें हैं, वो शायद लोकतंत्र पे शोभा नहीं देती। क्या कहेंगे आप? इसको बेहतर किया जा सकता है? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको करना है, उनको पूरा क्रिटिसाइज करने की पूरी अधिकार है, वो सब ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 2014 के चुनाव, फिर 2019 के चुनाव, उस पीरियड में जो कैंपेन, उस कैंपेन में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नया स्ट्रेटेजी है। उनका स्ट्रेटेजी यही है कि आप लगातार, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते जाओगे, कहीं ना कहीं पब्लिक के माइंड में लगेगा हो सकता है ये सारी चीजें सच है।
देखिए ये सारा यात्रा क्यों शुरू हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले क्या क्या दृश्य था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड को लेकर, तो यही तो छवि था पहले। और दूसरी बात क्या थी कि ये राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए इनकार कर रहे हैं और कांग्रेस ढूंढ रही है किसको बिठाएं वहां पे, क्योंकि सोनिया गांधी कंटिन्यू करना नहीं चाहते। ये सारों चीजों से एक प्रकार से नैरेटिव बदलने के लिए यात्रा की गई है। और ये भी तो वो तो खुल के कह रहे हैं भाई, हमारी यात्रा का यही पर्पस था कि हमें नैरेटिव चेंज करना है और हमारी छवि पर काफी डैमेज हुआ है। तो देखिए अभी तक कांग्रेस के लिए 2-3 चीजें बड़े बड़े चैलेंजिंग है। एक है कि भाई क्या स्ट्रेटेजी रखे, अब क्या करें कि लोगों के मन में थोड़ा पीएम के प्रति प्यार कम हो जाए, उनके प्रति सपोर्ट कम हो जाए, उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव के बाद चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, चुनाव के बाद चुनाव में ठीक है हिमाचल में भी बड़ा नैरो मार्जिन में जीते हैं। देखिए वैसा जो बातें कांग्रेस बता रहे हैं, जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो पब्लिक में इतनी वो एक्सेप्टेबिलिटी है, अगर वो सारी चीजें एक्चुअली रियलिटी है तो बीजेपी को जीतने का कोई तो संभावना नहीं है। लेकिन वैसा तो नहीं लग रहा है। आज भी अगर एक चीज अगर आप नोट करेंगे बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री की तरफ से एक ही मैसेज है पार्टी कार्यकर्ताओं को, कॉम्प्लेसेंट मत रहिए, कॉन्फिडेंट मत रहिए। जो हमारे सरकार है राज्य में और हमारी सरकार केंद्र में, जो भी हमने काम किया जाके लोगों को बताइए, उसको फीडबैक लीजिए और हमें जो चुनाव जीतना है अगर 2024 का, क्योंकि हमारे ऊपर समय ने वो जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम पूरा कमिटेड नहीं रहेंगे, आगे भारत का भविष्य कैसे हो पाएगा। देखिए दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कोई विकल्प की बातें नहीं कर रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव। देखिए बार बार क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस की अप्रोच है भाई बस आप 2000 महिलाओं के लिए दे दो, ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो। मुझे तो लगता है जैसे आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रही है वही स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है। इसका क्या नुकसान होगा, देखिए न्यू पेंशन स्कीम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे, बहुत जिम्मेदारी के साथ, थोड़ा आर्थिक डिसिप्लिन लाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरा पलट मारा। अब सारे अब कांग्रेसी सरकारें ओल्ड पेंशन लाएंगे, लेकिन पैसे कहाँ हैं। देखिए वोटर को आप किसी तरह चुनाव जीतने के लिए सब कर रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री जो उन्होंने सोच समझ के स्कीम लाया गया, जब वाजपेयी जी के समय पे ये शुरू हुआ था, इस तरह मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अभी ऐसी शॉर्टकट, जो बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था भाई शॉर्टकट मत लीजिए, आगे फ्यूचर देखिए। आप अब क्या कहेंगे, आप सत्ता पे मान लीजिए सत्ता पे आ गए, आप क्या करेंगे, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रहा है, मोदी पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको कर नहीं पा रहे। देखिए कई चीजें जो है, मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल ऑल्टरनेटिव बताइए, लेकिन ऑल्टरनेटिव ऐसा कीजिए जिसमें सुशासन हो, जिसमें एक प्रकार की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ये सब सोचना है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है कि किसी हाल में कैसे हम चुनाव जीतें। जी इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से। ये देखिए साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है कि किसी तरह से चुनाव जीते, और यही वजह है कि जो इस तरह के चाहे वो अनर्गल बयान हो या जो नए जो फेक नैरेटिव्स हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में आते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें खारिज करता है, इस तरह की चीजें। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज बीजेपी की हुई एक लोकतांत्रिक परंपरा के तौर पर देखा जाए, या ये कहा जाए कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में आप विपक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सिर्फ वोट के लिए उनके बीच में न जाइए, जनता के बीच में, बल्कि उनके लिए सच्चे दिल से सेवा करिए। आप सीमावर्ती इलाकों में जाइए, आकांक्षी जिलों में जाइए। इस तरह की सीख क्या कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को देगी? क्या वो भी लोगों के बीच में एक सामाजिक संदेश के साथ जाएंगे, एक नई इतिहास लिखने की कोशिश करेंगे, कदम ताल करेंगे बीजेपी के साथ कम से कम कुछ मुद्दे पर जिन पर एकमत है? देखिए देश भाजपा या कांग्रेस का नहीं है, देश आपका मेरा हम सभी का है। तो जब इस देश में लोगों की 22 करोड़ लोग 3 वक्त की रोटी नहीं कर पाते हैं, 1200 रुपए का सिलेंडर भराते हैं, 200 रुपए का पेट्रोल भराते हैं, जब लोगों की भूख से मौत होती है तो इस देश की मौत होती है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की मौत नहीं होती। तो आज जब हम जन मुद्दे उठाते हैं, जब ये कह रहे हैं कि आप फेक नैरेटिव्स लेके हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्या महंगाई की, बेरोजगारी की बात करना क्या फेक नैरेटिव्स है? आज जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये फेक नैरेटिव्स कैसे हो गया? मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात का स्वागत करती हूँ कि आप सीमावर्ती इलाकों में जाइए, आप काम बताइए, लेकिन आज वो जो देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रहा है, लेकिन क्या वो ट्रिकल डाउन हो रहा है?
22.89 करोड़ लोग भी आज भी 3 वक्त की रोटी नहीं वो कर पा रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब देश में कोई भूखा सोता है, जब देश में किसी को रोटी नहीं मिलती है, तो ये फेलियर सत्ता की है, ये फेलियर हर नेता की है कि उनके प्लेट पे रोटी नहीं है, उनको 3 वक्त का खाना जुगाड़ना मुश्किल हो रहा है। खैर, ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन 80 करोड़ लोगों को कोरोना में लगातार भोजन दिया है, ये आंकड़े आप कहां से लाए हैं? ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, इनसे जवाब ले लेते हैं, आपके आरोप पर इनसे जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, पूजा जी ने महंगाई की बात की, मैं आपको बताता हूं कि हम पूरा विश्व कोविड से गुजरा, कोविड के समय में किस तरह से पूरे विश्व की इकोनॉमी को इंपैक्ट किया वो भी हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आज जो भारत का इन्फ्लेशन रेट है वो 5 के आसपास है। अब मैं पूजा जी को थोड़ा पहले ले जाता हूं, बड़े अच्छे प्रवचन देना जानती हैं पूजा जी, उसके लिए उनको बधाई है। इन्फ्लेशन रेट 2013 में भारत में 18-19% था, 2 डिजिट्स में रहता था आपके समय में, जबकि कोई ऐसी विपदा भी नहीं आई थी, न विश्व में न भारत में। इतनी बड़ी विपदा के बाद भी पूरे विश्व में जिस अर्थव्यवस्था ने सबसे ज्यादा सुदृढ़ता के साथ संभलने का काम किया वो भारत की अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भी आप मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार देश को नीचा दिखाते हैं। और आपने जो सीमावर्ती गांव की हम बात कर रहे हैं, मैं खुद भी निखिल जी आपको बताना चाहता हूं, परसों उसी कार्यक्रम के तहत मैं भी एक सीमावर्ती गांव में जा रहा हूं, वहां 2 दिन रहूंगा, लोगों के साथ बात करेंगे। AK एंटनी इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, 2013 में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है कि हम सीमावर्ती जो सीमाएं हमारी उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते जिससे कि जो चाइना बॉर्डर है उस पे चाइना हमसे नाराज ना हो जाए। तो द बेस्ट पॉलिसी, द सेफेस्ट बॉर्डर्स आर अनडेवलप्ड बॉर्डर्स। अगर आपने सीमाओं को सुरक्षित रखा है तो चाइना के साथ इतना हमारा सीमा सुरक्षित रखने की बात नहीं हो रही। देखिए, बात कार्यकर्ताओं से कही जा रही है कि आप सीमावर्ती जिलों में जाएं, आप आकांक्षी जिलों में जाएं। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो सिर्फ वोट के लिए लोगों के बीच में जाएं। यही बात तो मैं कह रहा हूं। दरअसल इस पर जवाब मैं एक बड़ा संक्षेप में लेना चाहूंगा शेखर अय्यर जी से, उसके बाद इस चर्चा को विराम दूंगा। शेखर अय्यर जी, आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक जो तमाम विषय होते हैं वो सामाजिकता से भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे में चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो लोगों के जब तक दुख सुख में नहीं जाएगा या देश के विकास में हर बार सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाएगा, और शायद आज भी पीएम यही कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, कठिन परिश्रम के अलावा और कोई मंत्र नहीं है। ये प्रधानमंत्री बार बार अपने पार्टी लीडर्स को, अपने मंत्रिमंडल साथियों को बार बार यही कहते हैं, भाई देखिए, इसमें कोई ज्यादा मतलब विचारधारा की भी बात नहीं है। जो कार्यक्रम है, जो चीजें पहले होनी थी नहीं हुआ, और ये जिम्मेदारी हमें मिली है, हमें करना है। वो पीएम आवास योजना हो, हर घर घर जल की कार्यक्रम हो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो। देखिए, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के तमाम जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं, फीडबैक लें, किस लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। क्योंकि देखिए, कैंपेन का मतलब ये नहीं है कि बस आप बार बार अपनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप एक प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये स्कीम्स का। अगर ऐसा ना होता, कभी बीजेपी यूपी चुनाव नहीं जीत पाते, उत्तराखंड में नहीं जीत पाते। देखिए, बीजेपी की जितनी सफलता मिली है यूपी हो या जितने असेंबली इलेक्शंस में, वो सारे कारण यही है कि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की जी कई योजनाएं, वो ग्राउंड लेवल पे तो कुछ तो असर पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहां पर आपको धन्यवाद देना चाहेंगे इस नोट के साथ में कि कम से कम जो देश से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, या जो लोगों का संकल्प से जब सिद्धि के पहुंचने की बात कही जाती है, जब ये कहा जाता है कि यह अमृत काल को कर्तव्य काल बनाया जाएगा, उसमें सभी को मिलकर के, कोई बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, मुझे लगता है कि सभी लोगों को, हर एक नागरिक को उसमें जुट करके काम करना चाहिए। और शायद यही मंतव्य जो है वो हमारी राजनीतिक दलों का भी होना चाहिए। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विनीत जी आपका शुक्रिया, पूजा त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया, और शेखर अय्यर जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं।
पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मथुरा के दिव्यांगों में प्रधानमंत्री मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के साथ सभी वंचित समूहों के कल्याण के लिए अच्छी पहल की है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की परिचर्चा सुनी और मुझे बहुत ही उत्साहवर्धक हुआ। मैं भी एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया वर्णन करता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी की टीवी में परिचर्चा सुनी थी और प्रधानमंत्री ने हम दिव्यांगों के लिए कहा, आप अपने आप को दिव्यांग नहीं समझें, आप देश के भावी युवा हैं, आप भारत देश को सशक्त बनाएंगे। हमको प्रधानमंत्री ने हम में ऊर्जा दी, हम और अधिक पढ़ लिख कर देश के प्रति कार्य करें। और बात क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका का सफाया करने के बाद अब न्यूजीलैंड की मेजबानी करने को तैयार है। सीरीज के आगाज से एक दिन पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। चोट के कारण मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सीरीज से बाहर होना पड़ा है। अय्यर की जगह रजत पाटीदार को रिप्लेस किया गया है। बीसीसीआई ने एक बयान जारी करके ये जानकारी दी है। तो कल से न्यूजीलैंड के साथ नई क्रिकेट सीरीज शुरू हो रही है। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया है। साथ ही बताया कि दोनों आतंकी पुलवामा जिले के हैं और उनका संबंध लश्कर-ए-तौयबा से है। चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा के अनूप गुप्ता नए मेयर बने हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया। दरअसल चंडीगढ़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के पास ही 14-14 पार्षद हैं, लेकिन भाजपा के पक्ष में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का 1 वोट भी गया। वहीं कांग्रेस के 6 और अकाली दल के 1 पार्षद ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में डेंजर जोन वाले इलाकों में बड़ी कार्रवाई हो रही है। जोशीमठ में भू धसाव का खतरा लगातार बना हुआ है। अब जोशीमठ के सबसे निचले इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की टीम ने जोशीमठ के कई इलाकों का दौरा कर असुरक्षित इलाकों का सर्वे किया। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आम आदमी पार्टी सरकार के हालिया कदमों का जिक्र करते हुए इसे नाटक करार दिया। मेहता ने शीर्ष अदालत में दलील देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नाटक का सहारा ले रही है और एलजीबीके सक्सेना के खिलाफ विरोध कर रही है, जबकि उन्हें पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताजमहल से करीब 10 किलोमीटर दूर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी नया टर्मिनल बना सकेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस टर्मिनल से नई फ्लाइट की भी इजाजत होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी को टर्मिनल बनाने की इजाजत तो दी थी, लेकिन शर्त ये थी कि एयर ट्रैफिक को नहीं बढ़ाया जाएगा।